बस कीजिए माँ जी। इस गंदे चूल्हे से निकला हुआ धुआं मेरे लाखों के डिजाइनर केलों में घुस रहा है। इस बदबू में मैं एक सेकंड नहीं रह सकती। अगर इस घर में रहना है तो इस मिट्टी के कबाड़ को अभी के अभी बाहर फेंकिए। सावित्री जी के हाथ से लकड़ी छूट जाती है। उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। दूर दरवाजे पर उनका बेटा राहुल खड़ा है, जो अभी अभी शहर से खेत का काम करके लौटा है। बेटी, इस चूल्हे को मत बुझाओ। राहुल सुबह से खेत में काम कर रहा है, उसने कुछ नहीं खाया। अगर ये चूल्हा बुझ गया तो मेरा बेटा भूखा सो जाएगा। तो भूखा सोए, मुझे इस सड़ी हुई मिट्टी की बू से एलर्जी है। राहुल, अपनी इस माँ को समझा लो, वरना मैं अभी अपनी कार लेकर शहर वापस चली जाऊंगी। राहुल आंगन में आता है, उसका चेहरा उदास है। रिया, ये तुम क्या कर रही हो? तुम्हें पता था कि मैं एक किसान हूँ और मेरी माँ इस गांव में मिट्टी के घर में रहती है। तुमने शादी के वक्त कहा था कि तुम्हें गांव की जिंदगी पसंद है, फिर अब इतना नखरा क्यों? राहुल, मुझे लगा था तुम्हारे पास गांव में बड़ा सा फार्म हाउस होगा, ट्रैक्टर होंगे, गाड़ियां होंगी। मुझे क्या पता था कि तुम्हारा घर मिट्टी का है और तुम्हारी माँ इस चूल्हे पर काली कालिक लगाकर खाना बनाती है। मेरी सारी दोस्त मेरा मजाक उड़ा रही हैं। बेटा राहुल, बहू से झगड़ा मत कर। वो शहर के आलीशान बांगल से आई है, उसे इस धुआं की आदत नहीं है। रिया बिटिया, तुम गुस्सा मत हो। मैं बाहर रास्ते पर जाकर चूल्हे पर रोटी बना लूंगी। बाहर रास्ते पर बनाइए या नली के पास, मुझे फर्क नहीं पड़ता। बस मेरे सामने ये मिट्टी का खेल नहीं चलेगा। अगली सुबह रिया शहर से एक नया इंडक्शन चूल्हा और बहुत सारा पैक्ड खाना मंगवाती है। वो आंगन के बीच में एक चूना से लंबी लाइन खींच देती है। रिया, ये वाइट लाइन क्यों खींची है तुमने आंगन में? ये इस घर का बंटवारा है राहुल। इस लाइन के उस तरफ तुम्हारी माँ का मिट्टी का नरक रहेगा और इस तरफ मेरा मॉडर्न शहर। माँ जी, सुन लीजिए, आप इस लाइन के इस पार कदम नहीं रखेंगी। मैं अपना खाना इस बिजली के चूल्हे पर बनाऊंगी और आप उस मिट्टी के ढेर पर। देखते हैं आपका ये चूल्हा कब तक चलता है। बेटी, घर के आंगन में लकीर नहीं खींचते, इससे परिवार टूट जाता है। मुझे बिजली का चूल्हा नहीं चाहिए, पर मेरे बेटे को मुझसे अलग मत करो। अलग तो तुम पहले ही हो गई हो माँ जी। राहुल, अगर तुमने अपनी माँ के चूल्हे की एक भी रोटी खाई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रात का सीन है। लाइन के एक तरफ रिया इंडक्शन पर पिज्जा और बर्गर गरम कर रही है, जिसकी खुशबू आ रही है। दूसरी तरफ सावित्री जी अंधेरे में बैठी है, क्योंकि बिजली चली गई है। बिजली जाने की वजह से रिया का इंडक्शन चूल्हा बंद हो जाता है। ओ नो, ये गांव की सद्दी हुई लाइट। मेरा चूल्हा बंद हो गया। मुझे इतनी भूख लगी है, अब मैं क्या खाऊंगी? राहुल, जनरेटर चालू करो। रिया, गांव में कोई जनरेटर नहीं है। जब लाइट जाती है तो सुबह ही आती है। आज तुम्हें भूखा ही सोना पड़ेगा। चूल्हे की आग से पूरा आंगन रोशन हो जाता है। वो चुपके से 2 गरम गरम रोटियां और मिट्टी की हंडी में बनी दाल लेकर लाइन के पास आती हैं। रिया बिटिया, तुमने शाम से कुछ नहीं खाया। ये बिजली का चूल्हा तो लाइट से चलता है, पर मेरी मिट्टी का चूल्हा किसी लाइट का मोहताज नहीं है। ये गरम रोटी खा लो, पेट भर जाएगा। रिया गुस्से में सावित्री जी के हाथ से दाल की हंडी छीनकर जमीन पर फेंक देती है। मैंने कहा ना, मुझे तुम्हारे इस काले चूल्हे का खाना नहीं चाहिए। ये दाल नहीं, जहर है। भाग जाओ यहाँ से। तभी मैं दूर से रिया के पिता जमींदार प्रताप सिंह के साथ आंगन में दाखिल होते हैं। उनके हाथ में बंदूक है। बिल्कुल सही कहा मेरी बेटी ने। राहुल, तेरी इतनी हिम्मत की तेरी माँ मेरी बेटी को यह सद्दी हुई रोटी खिलाएगी? गुंडो, इस बुड्ढी के इस मिट्टी के चूल्हे को अभी के अभी तोड़ दो और इस पूरे घर को आग लगा दो। नहीं, मेरे चूल्हे को मत तोड़ो, ये हमारी रोटी है। सावित्री जी के मिट्टी के चूल्हे की तरफ बढ़ते हैं। सावित्री जी चूल्हे के आगे दोनों हाथ फैलाकर खड़ी हो जाती हैं। उनकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे हैं। नहीं नहीं बाबूजी, इस चूल्हे को मत तोड़ो। ये सिर्फ मिट्टी का ढेर नहीं है, ये मेरे बच्चों का पेट भरता है।
इसे तोड़ दोगे तो हम भूखे मर जाएंगे। रिया बिटिया, अपने पिताजी को रोको। माँ जी, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मुझे इस घर में ये मिट्टी का कबाड़ नहीं चाहिए। अब मेरे पापा जी आए हैं तो वो इस घर को मेरे लायक बनाकर ही जाएंगे। पापा, इस चूल्हे को पहले ठोकर मरिए। खबरदार, अगर किसी ने भी मेरी माँ या उनके चूल्हे को छूने की कोशिश की तो मैं भूल जाऊंगा कि आप रिया के पिता हैं और इस गांव के बड़े जमींदार हैं। ये किसान का घर है, यहाँ इज्जत से जीते हैं हम। देखो इस 2 कौड़ी के किसान की गर्मी। राहुल, तेरी इतनी हिम्मत कि तू प्रताप सिंह के सामने लाठी उठाएगा। गुंडो, इस लड़के को पहले पकड़ो और इसकी लाठी छीनकर इसके खेत में ही फेंक दो। अपनी भरी जूती से सावित्री जी के मिट्टी के चूल्हे पर जोर से ठोकर मारता है। चूल्हे का एक हिस्सा टूटकर बिखर जाता है। हे भगवान, मेरा चूल्हा तोड़ दिया, मेरी माँ की निशानी मिट्टी में मिला दी। ये तुमने अच्छा नहीं किया बाबूजी। किसी के चूल्हे को ठोकर मारना सबसे बड़ा पाप होता है। पाप? कैसा पाप माँ जी? ये तो सफाई है। अब इस घर में सिर्फ मेरा इंडक्शन चूल्हा चलेगा और जब लाइट आएगी तब शहर का खाना बनेगा। चलो पापा, अब इस गंदे घर से बाहर निकालिए। यहाँ बहुत मच्छर हैं। माँ तुम ठीक तो हो ना? रिया, तुमने और तुम्हारे बाप ने आज जो किया है उसकी कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी। मुझे नहीं चाहिए ऐसी अमीर बीवी जो मेरी माँ की इज्जत करना नहीं जानती। अपने बाप के साथ अभी के अभी शहर निकल जाओ। ओए छोड़े, मेरी बेटी इस घर में रहेगी और रानी बनकर रहेगी। तू और तेरी ये बुढ़ी माँ इस लाइने के उस पार रहोगे जैसा मेरी बेटी ने कहा है। अगर मेरी बेटी को एक भी तकलीफ हुई तो पूरा खेत जलक कर राख कर दूंगा। अगली सुबह का दृश्य। रिया आंगन के आलीशान हिस्से में बैठी है जहां उसने शहर से लाया हुआ नया टेबल चेयर लगाया है। दूसरी तरफ सावित्री जी टूटे हुए चूल्हे की मिट्टी को पानी मिलाकर वापस ठीक करने की कोशिश कर रही हैं। उनके हाथ मिट्टी से साने हैं। ओए बुढ़ी माँ, जरा रुको। उधर मिट्टी मत उड़ाओ, मेरा शहरी पिज्जा गंदा हो रहा है। और सुनो, आज से घर में पानी भरने का काम तुम ही करोगी, क्योंकि खेत का काम तो राहुल अकेले कर रहा है। ठीक है रिया बिटिया, मैं अभी कुओं से पानी लेकर आती हूँ। तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। माँ, तुम कहीं नहीं जाओगी। जब तक मैं जिंदा हूं तुम इस घर में किसी की नौकरानी नहीं बनोगी। रिया, अगर तुम्हें पानी चाहिए तो खुद कुओं पर जाओ और लेकर आओ। मैं कुओं पर जाऊंगी? राहुल, तुम्हारा दिमाग ठीक है। मैं जमींदार प्रताप सिंह की बेटी हूं। मैं इस मिट्टी के रास्ते पर चलूंगी तो मेरे पैर खराब हो जाएंगे। तो मत चलो, भूखी और प्यासी बैठी रहो। देखता हूँ तुम्हारा ये शहरी घमंड यहाँ बिना पानी के कब तक टिकता है। दोपहर के 3 बज रहे हैं। गर्मी 45 डिग्री पार है। अचानक गांव में एक नया हंगामा होता है। बिजली के तार टूटकर जमीन पर गिर जाते हैं और सरकारी अफसर गांव का पावर हमेशा के लिए काट देते हैं जब तक नया ट्रांसफार्मर नहीं आता। रिया का इंडक्शन चूल्हा, फ्रिज और फैन सब बंद हो जाता है। ओह गॉड, ये क्या हो गया? मेरा फोन की बैटरी भी 2% है और ये इंडक्शन चूल्हा तो चल ही नहीं रहा। मुझे बहुत तेज भूख लगी है। राहुल, कुछ करो, मुझे शहर का बर्गर खाना है। रिया, मैंने कहा था ना, गांव में शहर की चालाकी नहीं चलती। अब यहाँ 1 हफ्ते तक बिजली नहीं आएगी। तुम्हारा वो बिजली का चूल्हा अब सिर्फ एक लोहे का टुकड़ा है। अब क्या खाओगी? माँ जी, इस चूल्हे को जल्दी ठीक कीजिए और मुझे खाना बनाकर दीजिए, वरना मैं बीमार पड़ जाऊंगी। बिटिया, तुमने ही तो इस लाइन को खींचा था ना। तुमने कहा था कि इस मिट्टी के चूल्हे का खाना जहर है और तुम्हारे पिता ने इसे ठोकर मारी थी। अब इस टूटे चूल्हे से निकला हुआ धुआं तुम्हारे डिजाइनर कपड़ों को गंदा कर देगा। तुम अपना शहरी खाना ही खाओ। रिया गुस्से और भूख से पागल होने लगती है। वो आंगन में पड़ी लाइन को मिटा देती है और सावित्री जी के किचन के डब्बों की तरफ बढ़ती है। तभी अचानक किचन के अंधेरे कोने से एक बड़ा और जहरीला काला सांप निकलकर रिया के पैरों के पास आकर खड़ा हो जाता है और अपना फन फैला लेता है। सांप! राहुल, माँ जी, बचाओ मुझे।
ये मुझे काट लेगा, मैं मर जाऊंगी। रिया, हिलो मत, वो बहुत जहरीला सांप है। माँ जी, दूर रहिए, वो आपको काट लेगा। मुझे बहुत डर लग रहा है। राहुल, मुझे बचाओ। हट, हट पीछे हट। मेरी बहू को छूने की कोशिश भी मत करना। रिया बिटिया, तुम रुको। जब तक इस माँ के हाथ में चूल्हे की आग है, तब तक ये काल तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ सकता। माँ, तुम पीछे हटो, मैं इसे देखता हूँ। नहीं राहुल, अगर तू आगे आया तो सांप डर कर रिया पर हमला कर देगा। तू वही रुक। सावित्री जी जलती लकड़ी को सांप के मुंह के पास ले जाती हैं। सांप आग की गर्मी से डर कर पीछे हटता है, जोर जोर से रोने लगती है। रिया का पूरा बदन कांप रहा है। सावित्री जी लकड़ी को वापस चूल्हे में रखती हैं और दौड़कर रिया को अपने सीने से लगा लेती हैं। उनका पल्लू रिया के डिजाइनर कपड़ों पर लग जाता है, पर इस बार रिया पीछे नहीं हटती। बिटिया, तुम ठीक तो को ना? कहीं उसने तुम्हें छुआ तो नहीं? हे भगवान, मेरी बच्ची की जान बच गई। राहुल, जल्दी से पानी लेकर आ। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं कितनी घमंडी हूँ। मैंने आपके इस मिट्टी के चूल्हे को ठोकर मारी, इसे कबाद कहा, आपका खाना जमीन पर फेंका। फिर भी आपने अपनी जान की परवाह नहीं की। अगर आप आज इस चूल्हे की आग लेकर नहीं आती तो मैं मर जाती माँ जी। बिटिया, माँ कभी अपने बच्चों से नाराज नहीं होती। तुम अमीर घर से आई हो, तुम्हें ये सब देखने की आदत नहीं थी। और ये मिट्टी का चूल्हा, ये किसी की जान लेने के लिए नहीं, सबका पेट भरने और जान बचाने के लिए ही बना है। रिया, देखा तुमने? जिसे तुम जहर कहती थी, आज उसी चूल्हे की आग ने तुम्हें जिंदगी दी है। असली अमीरी पैसे में नहीं, माँ के इस साफ दिल में होती है। अगली सुबह का दृश्य। सूरज निकल रहा है। रिया सुबह 5 बजे उठ जाती है। वो मिट्टी के चूल्हे के पास जाती है, जहाँ सावित्री जी मिट्टी लेकर टूटे हुए हिस्से को ठीक कर रही हैं। रिया आगे बढ़कर मिट्टी में अपने हाथ डाल देती है। अरे अरे रिया बिटिया, ये क्या कर रही हो? तुम्हारे हाथ मेले हो जाएंगे। छोड़ो इसे, मैं कर लूंगी। नहीं माँ जी, आज से इस चूल्हे को ठीक भी मैं करूंगी और इस पर खाना बनाना भी आपसे सीखूंगी। मुझे माफ कर दीजिए कि मैंने आपके आंगन में बंटवारे की लाइन खींची थी। आज से इस घर में कोई लाइन नहीं होगी। वाह रिया, आज तो गांव की मिट्टी तुम्हारे हाथों में बहुत खूबसूरत लग रही है। आज खाने में क्या बन रहा है? आज मैं माँ जी के साथ मिलकर मिट्टी की हंडी में गांव की सबसे स्वादिष्ट आलू की सब्जी और बजरे की रोटी बनाऊंगी और हम सब साथ बैठकर खाएंगे। दोपहर का वक्त है। सब लोग आंगन में मिट्टी के चूल्हे के पास बैठकर खाना खाने ही वाले हैं। जमींदार प्रताप सिंह अपने नो और एक जेसीबी मशीन के साथ दाखिल होते हैं। रिया, मेरी बेटी, बाहर निकल। मैं इस सद्दी हुई मिट्टी के घर को हमेशा के लिए मिटाने आया हूँ। मैंने शहर से जेसीबी मंगवाई है। आज ये पूरा झोपड़ा मिट्टी में मिल जाएगा और तू मेरे साथ चलेगी। रुकिए पापा, एक कदम भी आगे मत बढ़ना। इस घर की एक मिट्टी को भी आप छू नहीं सकते। रिया, ये तुझे क्या हो गया है? तेरी सद्दी मिट्टी से सन्नी हुई है, तेरे कपड़े खराब हो गए हैं। इस बुड्ढी ने तुझ पर कोई जादू कर दिया है क्या? गुंडो, इसे पकड़ो और घर को गिराओ। पापा, अगर आपने इस मिट्टी के घर पर या मेरी माँ जी पर हाथ उठाया तो आप अपनी इस बेटी की लाश लेकर शहर जाएंगे। जिसे आप सड़ी हुई मिट्टी कह रहे हैं ना, उसी मिट्टी के चूल्हे ने कल रात मुझे सांप से बचाया है। प्रताप सिंह अपनी बेटी की ये बातें सुनकर दांग रह जाते हैं। उनका गुस्सा अब और बढ़ जाता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी बेइज्जती हो रही है। वो अपनी बंदूक निकालते हैं और राहुल की तरफ तान देते हैं। रिया, तू पागल हो गई है। ये किसान लोग हमारी औकात के नहीं हैं। मैं इस राहुल को ही हमेशा के लिए खत्म कर देता हूँ। फिर ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। जमींदार साहब, मेरे बेटे को छोड़ दो। जो सजा देनी है मुझे दो। नहीं नहीं जमींदार साहब, आपने मेरे चूल्हे को गोली मार दी। इस मिट्टी ने आपका क्या बिगड़ा था? ये तो सिर्फ सबका पेट भरती है, इस पर गोली क्यों चलाई? देखा रिया, इस बार गोली इस मिट्टी पर लगी है।
अगर तू अभी मेरे साथ इस शहर के आलीशान बैंगल में नहीं चली तो अगली गोली तेरे इस किसान पति के सीने में होगी। निकाल यहां से रिया। तेरी औकात इन गरीबों के बीच मिट्टी सपने की नहीं है। बस कीजिए पापा, बहुत हो गया आपका ये पैसे का घमंड। आपने गोली राहुल पर नहीं, इस मिट्टी के चूल्हे पर नहीं, बल्कि अपनी इस बेटी के दिल पर चलाई है। आप जिसे गरीबी कहते हैं ना, वही गरीब लोग अपनी जान पर खेलकर मेरी रक्षा करते हैं। और आप अमीर होकर भी एक मासूम माँ का चूल्हा तोड़ रहे हैं। मुझे शर्म आती है कि मैं आपकी बेटी हूँ। प्रताप सिंह अपनी बेटी के मुंह से ये बातें सुनकर दंग रह जाते हैं। उनका हाथ कांपने लगता है। तभी अचानक पर हूटर्स की आवाज आती है और पुलिस की गाड़ियां आकर रुकती हैं। राहुल ने पहले ही वीडियो कॉल पर सब कुछ पुलिस को दिखा दिया था। प्रताप सिंह, अपनी बंदूक नीचे पटको। कानून अपने हाथ में लेने और एक मासूम किसान के घर पर हमला करने के जुर्म में तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। गुंडो, इन सब को पकड़ो। रिया बेटी, तू अपनी पापा को जेल भिजवाएगी इस 2 कौड़ी के किसान के लिए? दरोगा जी को बोल कि ये सब झूठ है। नहीं पापा, दरोगा जी, इन्होंने ही मेरी माँ जी का चूल्हा तोड़ा है और हमला करने की कोशिश की है। इन्हें ले जाइए यहाँ से। कानून सबके लिए बराबर है, चाहे कोई कितना भी अमीर क्यों ना हो। जमींदार साहब, आपको लगता था ना कि पैसे से आप सब कुछ खरीद सकते हैं, पर आज आपकी बेटी ने ही आपको दिखा दिया कि सच और परिवार की कीमत क्या होती है। पुलिस जमींदार को ले जाती है। आंगन में शांति हो जाती है। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। मेरे पापा ने आपका चूल्हा फिर से तोड़ दिया। मैं उन्हें रोक नहीं पाई। बिटिया, रोना बंद करो। मिट्टी का चूल्हा जितनी बार टूटता है, किसान उसे उतनी ही मोहब्बत से फिर से खड़ा करता है। और इस बार इस चूल्हे को मैं अकेले नहीं, मेरी शहर वाली बेटी मेरे साथ मिलकर बनाएगी। नया दृश्य। रिया और सावित्री जी साथ मिलकर आंगन में एक बहुत बड़ा और खूबसूरत मिट्टी का चूल्हा बनाती हैं। वो भाभी, आपने तो माँ जी के चूल्हे को गांव का सबसे सुंदर चूल्हा बना दिया। अब इस पर पहली रोटी कौन खाएगा? शाम का वक्त है। बिजली अभी तक नहीं आई है, पर पूरा आंगन मिट्टी के चूल्हे की आग से रोशन है। वाह बिटिया रिया, आज इस आलू की सब्जी में शहर के 5 स्टार होटल से भी ज्यादा स्वाद है। इस मिट्टी की रसोई ने तो हमारा दिल खुश कर दिया। राहुल, मुझे समझ आ गया कि असली सुकून शहर के एसी वाले कमरे या इंडक्शन चूल्हे में नहीं है। असली सुकून तो माँ जी के इस मिट्टी के चूल्हे की आग में है, जो पूरे परिवार को एक साथ बांध कर रखती है। मुझे इस गरीब ससुराल और इस आलू की सब्जी पर गर्व है। आज से मेरी बहू गरीब नहीं, इस पूरे गांव की सबसे अमीर बेटी है, जिसका दिल सोने का है। रिया, तुमने सच में चमत्कार कर दिया। जो लड़की कल तक इस चूल्हे से नफरत करती थी, आज वही इस घर की अन्नपूर्णा बन गई है। घमंड चाहे कितना भी बड़ा हो, मिट्टी के आगे एक दिन उसे झुकना ही पड़ता है, क्योंकि जिंदगी चालाकी से नहीं, बल्कि साफ नियत और अपनपन से ही स्वर्ग बनती है। कानपुर के एक पुराने इलाके की तंग गलियों में रमेश जी का 2 कमरों का मकान था। घर की दीवारें सीलन से भरी थीं और रसोई की हालत उससे भी बदतर। किरण को इस घर में आए 2 साल हो गए थे, पर उसने कभी आराम नहीं देखा। आज सुबह की शुरुआत भी कुछ वैसी ही थी। अरे ओ बहू, कितनी देर लगाएगी चाय में? सुबह के 7 बज गए हैं। तेरे ससुर जी को दवा खानी है। माँ जी, चाय कहाँ से बनाऊं? सिलेंडर तो कल रात ही खत्म हो गया था। मैंने संदीप को 3 दिन से कहा था कि बुकिंग करा दो, पर शायद पैसे दिन भर बस यही रट लगाए रखती है। संदीप के पास क्या पेड्डे लगे हैं? बेचारा सुबह से रात तक खटता है, और तू है कि एक सिलेंडर का इंतजाम नहीं कर सकती। पड होस वाली विमला से मांग कर ला तोड़ा चूल्हा। माँ जी, विमला आंटी पहले ही 4 बार सुना चुकी हैं। कल जब मैं दूध गर्म करने गई थी तो उन्होंने कहा था, बहू अपना घर बसाना सीखो,
दूसरों के चूल्हे कब तक फूकोगी? मुझे शर्म आती है अब। शर्म को अचार डालेगी क्या? जा, चुपचाप मांग कर ला। जब तक नया सिलेंडर नहीं आता, भूखे थोड़े ही मरेंगे। माँ, क्या सुबह सुबह क्लेश शुरू कर दिया? किरण, मैंने कहा था ना कि इस महीने का बजट बिगड़ा गया है। पापा की दवाइयों में 2000 एक्स्ट्रा लग गए। संदीप, मैं समझती हूँ, लेकिन घर कैसे चलेगा? चूल्हा नहीं जलेगा तो आप ऑफिस क्या खाकर जाओगे? और बाबूजी की तबीयत, उन्हें समय पर खाना चाहिए। तो क्या करूं? चोरी करूं? कंपनी ने इस बार बोनस भी नहीं दिया। माँ, आप समझती क्यों नहीं? हर चीज महंगी हो गई है। बेटा संदीप, लड्डो मत। अगर सिलेंडर नहीं है तो आज बाहर से 2 रोटियां मंगवा लो। मेरी दवा के लिए जो पैसे रखे थे उसमें से ले लो। नहीं बाबूजी, दवा के पैसों को हाथ नहीं लगाएंगे। आप फिक्र मत कीजिए, मैं कुछ ना कुछ जुगाड़ करती हूँ। किरण ने अपनी शादी का बचा हुआ एक पुराना पीतल का परात निकाला और चुपके से पडहौस के कबाड़ी वाले के पास ले गई। उसे बेचकर जो कुछ पैसे मिले, उससे उसने छोटे वाले स्टोव के लिए मिट्टी का तेल और थोड़ा राशन लिया। दोपहर की चिलचिलाती धूप में किरण ने छोटे मिट्टी के तेल वाले स्टोव पर जैसे तैसे दाल चढ़ाई थी। धुएं से रसोई भर गई थी और उसकी आंखों से पानी गिर रहा था। तभी पड़ोस विमला हाथ में खाली कटोरी ली बिना दस्तक दिए अंदर आ गई। अरे 4 दिन हो गए, अभी तक सिलेंडर नहीं आया। शांति बहन, ओ शांति बहन, सुनती हो? क्या हुआ विमला? क्यों गला फाड़ रही हो? बहन, मैं तो बस ये कहने आई थी कि अगर सिलेंडर के पैसे नहीं हैं तो बोल दो। हमारे घर का पुराना चूल्हा पड़ा है, वो ले जाओ। सुना तूने? पूरे मोहल्ले में हमारी थुथु करवा दी। एक सिलेंडर क्या खत्म हुआ, तूने सबको ढिंडोरा पीट दिया। माँ जी, मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। विमला आंटी तो खुद ही अंदर आ गई। और धुआं तो होगा ही, स्टोव पुराना है। जबान मत लड़वा। अगर तू सलीके से रहती तो संदीप पर इतना बोझ न पड़ता। तूने ही उसे मजबूर किया होगा कि मेरी दवा के पैसे बचाकर तुझे नए कपड़े दिलाए, इसलिए आज सिलेंडर के पैसे नहीं बचे। कपड़े? माँ जी, पिछले 1 साल से मैंने एक रूमाल तक नहीं खरीदा। संदीप को तो खुद ही घर चलाने में दिक्कत हो रही है। शाम के 7 बजे संदीप थका हारा दफ्तर से लौटा। उसके हाथ खाली थे। उसने उम्मीद की थी कि आज शायद एडवांस मिल जाएगा, पर मालिक ने मना कर दिया था। जैसे ही उसने घर में कदम रखा तो उसे धुएं की महक आई। किरण, 1 गिलास पानी देना। और ये धुआं कैसा है? अभी तक सिलेंडर नहीं आया? नहीं संदीप, आज विमला आंटी आई थी, बहुत सुनाकर गई। माँ जी ने भी मुझ पर ही इल्जाम लगा दिया। संदीप, ऐसे कब तक चलेगा? क्या हम एक सिलेंडर भी नहीं ले सकते? नहीं ले सकते। सुना तुमने? नहीं है मेरे पास पैसे। कंपनी ने इस महीने की सैलरी रोक दी है। बाबूजी का इलाज कराऊं, घर का किराया दूं, या तुम्हारी ये सिलेंडर की रट सुनूं? मुझ पर क्यों चिल्ला रहे हो? क्या मैं अपने लिए कुछ मांग रही हूँ? घर में चूल्हा जलना मेरी जिम्मेदारी है, पर लकड़ियाँ या गैस लाना तो आपका काम है ना। अरे, मेरे बेटे पर क्यों चढ़ रही है? देख रहा है संदीप, इसकी जबान कितनी चल रही है। जब से आई है, घर में दरिद्रता ही आई है। पहले कम से कम सूखी रोटी तो शांति से खाते थे, अब तो वो भी नसीब नहीं। माँ, आप भी चुप रहो। और किरण, अगर तुम्हें इतनी ही दिक्कत है बिना सिलेंडर वाले ससुराल में, तो चली जाओ अपने मायके। वहां तो गैस के पाइप लगे होंगे ना। यहाँ रहकर मेरा खून मत जलाओ। रमेश जी ये सब अपने कमरे से सुन रहे थे। उनसे रहा नहीं गया और वो लाठी टेकते हुए बाहर आए। दीप, ये क्या तरीका है बात करने का? बहू ने क्या गलत कहा? क्या एक बुनियादी जरूरत के लिए मांगना गुनाह है? और सावित्री, तुम भी अपनी बहू को कोसना बंद करो। आप तो बस इसका पक्ष लीजिए, तभी तो इसके सर चढ़ गए हैं। पक्ष नहीं ले रहा, सच कह रहा हूँ। संदीप, मेरी अलमारी के नीचे एक पुरानी घड़ी रखी है,
सोने की चेन वाली, वो मेरे बाबूजी की आखिरी निशानी थी। उसे ले जा और बेच दे। जो पैसे आए उससे सिलेंडर भरवा और घर का राशन ला। नहीं बाबूजी, वो आपकी इकलौती निशानी है, मैं उसे नहीं बेच सकता। निदान के बिना स्वाभिमान नहीं बचता बेटा। जब घर की बहू की आंखों में चूल्हे का धुआं और पड़ोसियों के तानों का जहर जा रहा हो तो उन निशानियों का क्या करना? ले जा इसे। संदीप ने भारी मन से वो घड़ी उठाई। किरण कमरे के कोने में खद्दी होकर अपनी किस्मत को कोस रही थी। उसे लग रहा था कि शायद इस घर की गरीबी का बोझ अब उसके रिश्तों को कुचल रहा है, पर असली तूफान तो अब भी आना बाकी था। रात का सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन किरण की आंखों में नींद कोसों दूर थी। उसे ससुर जी की वो घड़ी याद आ रही थी, एक पुरानी निशानी जिसे बेचने की नौबत सिर्फ एक गैस सिलेंडर के लिए आ गई थी। उसे लगा कि अगर आज वह चुप रही तो कल इस घर की हर याद, हर निशानी एक एक करके बिक जाएगी। अगली सुबह संदीप घड़ी लेकर बाजार जाने वाला था, तभी दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। बाहर पड़ोसन विमला के साथ 3-4 और औरतें खड़ी थीं। विमला के हाथ में एक पुराना जंग लगा हुआ छोटा इंडक्शन चूल्हा था। अरे शांति बहन, बाहर आओ। देखो, हम सब ने मिलकर एक फैसला किया है। आखिर हम पड्डे ढोसी किस काम के? क्या हुआ विमला? ये सब औरतें यहाँ क्यों खड़ी हैं? बहन, कल रात तुम लोगों के चिल्लाने की आवाजें बाहर तक आ रही थी। हमें बहुत बुरा लगा कि एक सिलेंडर के लिए घर में इतना क्लेश हो रहा है। ये देखो, ये मेरा पुराना इंडक्शन है और इन सब बहनों ने मिलकर 500 रुपए इकट्ठे किए हैं। इसे रख लो, कम से कम चूल्हा तो जलेगा। आंटी जी, हमें आपके दान की जरूरत नहीं है, हम अपना इंतजाम कर लेंगे। अरे बेटा संदीप, शर्म कैसी? गरीबी में तो बद्धे बद्धों को हाथ फैलाना पड़ जाता है। और तुम्हारी बहू किरण बेचारी कल दुकान पर उधार मांग रही थी। दुकानदार ने मना कर दिया तो हमें लगा कि मदद कर देनी चाहिए। मैंने उधार मांगा? आंटी, आप झूठ क्यों बोल रही हैं? मैं तो बस राशन का भाव पूछने गई थी। चुप कर कुलक्षणी, तेरी वजह से आज ये दिन देखना पड़ेच रहा है कि पड़ोसी हमें भीख दे रहे हैं। विमला, ले जाओ अपना ये चूल्हा और पैसे, हमें किसी की खैरात नहीं चाहिए। अहंकार तो देखो, घर में खाने को दाने नहीं और नखरे नवाबों वाले। चलो बहनों। विमला के जाने के बाद घर में जैसे मातम छा गया। शांति देवी ने आप देखा ना ताव रसोई में जाकर सारा सामान बिखेर दिया। संदीप, आज के आज इसे इसके मायके छोड़ेच करा। मैं ऐसी बहू के साथ नहीं रह सकती जिसने खानदान की इज्जत सदक पर ला दी। लोग हमें भिखारी समझ रहे हैं। माँ बस करो, किरण ने कुछ नहीं किया। यह गरीबी हमारा पीछा नहीं छोड़ डाच रही, इसमें उसका क्या दोष? संदीप, माँ जी सही कह रही हैं। मैं आज मायके जा रही हूँ। क्या तुम भी साथ छोड़ डाच रही हो? साथ नहीं छोड़ डाच रही संदीप, बल्कि इस मजबूरी का हल निकालने जा रही हूँ। किरण अपने मायके नहीं गई, वह सीधे शहर के उस बड़े कैटरिंग वाले के पास गई जहां उसकी सहेली काम करती थी। साहब, मुझे काम चाहिए। मैं खाना बहुत अच्छा बनाती हूँ। आज आपके यहाँ बड्ढी शादी का ऑर्डर है, मुझे बस 1 दिन का काम दे दीजिए। अरे बहू जी, यहाँ काम बहुत भारी है। भट्टी के सामने खड़ा होना पड़ेगा, सैकड़ों लोगों की रोटियां बेलनी होंगी। कर पाओगी? साहब, जो औरत घर में बिना सिलेंडर के धुआं सह सकती है, वो आपकी भट्टी की गर्मी भी सह लेगी। बस मुझे काम दे दीजिए। दोपहर के 12 बजे से शाम के 6 बजे तक किरण ने बिना रुके हजारों रोटियां बेल। पसीने से तरबतर उसके हाथ थक कर चूर हो गए थे, लेकिन उसके मन में एक ही धुन थी। सिलेंडर बिन ससुराल की जो जिल्लत उसने झेली है, उसे आज खत्म करना है। शाम को मालिक ने उसे उसकी मेहनत के पैसे दिए। उन पैसों को मुट्ठी में भींचकर वह सीधे गैस एजेंसी पहुंची।
रात के 8 बज रहे थे। घर में अंधेरा था क्योंकि संदीप बिजली का बिल भरने के चक्कर में पैसे बचा रहा था। तभी गली में एक रिक्शा रुका। रिक्शे पर एक नया चमचमाता हुआ लाल सिलेंडर रखा था। ये कहाँ से आया? संदीप ने तो गद्दी बेची नहीं थी। किरण, ये सब क्या है? पैसे कहाँ से आए? ये पैसे मेरी मेहनत के हैं संदीप। मैंने आज शहर की एक भट्टी पर रोटियां बेली हैं। ये सिलेंडर किसी की खैरात नहीं है और न ही बाबूजी की किसी निशानी को बेच कर आया है। बहू, तुमने आज मेरी गड्डी नहीं बल्कि मेरी पगड़ी बचा ली। पर ये क्या, तुम्हारे हाथ ये जलने के निशान कैसे? संदीप ने जब उसके हाथों को देखा तो उसकी आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे। उसे एहसास हुआ कि जिस पत्नी को वह मायके भेजने की बात कर रहा था, उसी ने आज घर की ढाल बनकर सबकी इज्जत बचाई थी। एक सिलेंडर लाने से क्या होगा? अगले महीने फिर यही हाल होगा। माँ जी, मैंने सिर्फ सिलेंडर नहीं लाया, मैंने उस कैटरिंग वाले से हर हफ्ते का काम भी पक्का कर लिया है। अब ये ससुराल बिना सिलेंडर वाला नहीं कहलाएगा। संदीप धीरे से अंदर आया और किरण के हाथ से चाय की छन्नी ले ली। किरण, मुझे माफ कर दो। मैंने तुमसे कहा था कि अपने मायके चली जाओ। मैंने तुम्हें बोझ समझा, जबकि तुम इस घर की नींव निकली। तुम्हारे ये हाथ, ये मेरी नालायकी की निशानी है। संदीप, पति पत्नी का रिश्ता गाड़ी के 2 पहियों जैसा होता है। अगर एक पहिया कीचड़ी में फंस जाए तो दूसरे को जोर लगाना ही पड़ता है। मैंने जो किया वो अपनी इज्जत बचाने के लिए किया। मुझे बिना सिलेंडर वाले ससुराल की बहू कहलाना मंजूर नहीं था। मैं वादा करता हूँ, कल से मैं ओवर टाइम करूंगा। अब तुम्हें कभी दूसरों के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। ये लगा ले बहू, जलने के निशान मिट जाएंगे। और सुन, कल सुबह विमला के घर मत जाना, मैं खुद उसके घर जाऊंगी। माँ जी, आप अगली सुबह विमला अपनी गैलरी में खड़ी होकर मोहल्ले की औरतों से गप्पे मार रही थी। उसे लग रहा था कि आज फिर शांति देवी उससे मदद मांगने आएंगी। तभी शांति देवी हाथ में एक लिफाफा ली शान से विमला के दरवाजे पर पहुंची। अरे शांति बहन, आइए आइए। कल रात सिलेंडर आ गया क्या? मैंने सुना रिक्शे की आवाज। हाँ विमला, आ गया। और ये लो, ये तुम्हारे वो 500 रुपए और इंडक्शन चूल्हा जो तुमने कल मोहल्ले के सामने हमें दान दिया था। अरे बहन, इसकी क्या जल्दी थी? हम तो बस मदद और नुमाइश में फर्क होता है विमला। मदद चुपके से की जाती है और नुमाइश तमाशा बनाकर। मेरी बहू ने कल अपनी मेहनत से पैसे कमाए हैं, उसे किसी की भीख की जरूरत नहीं है। और याद रखना, सिलेंडर खत्म हो सकता है पर इस घर का स्वाभिमान नहीं। घर वापस आकर शांति देवी ने देखा कि रमेश जी अपनी अलमारी से वो पुरानी घड़ी निकाल रहे थे। शांति, अब इस घड़ी को बेचने की जरूरत नहीं है, बहू ने इसे बचा लिया। बहू, आज तक मैंने तुझे सिर्फ एक खर्च समझा था। मुझे लगा था कि तू आएगी और संदीप की कमाई खाएगी, पर आज समझ आया कि तू तो वो बरकत है जो हमारे खाली चूल्हे को भी रोशन कर सकती है। मुझे माफ कर दे बेटा। माँ जी, बस आप साथ रहिए। सिलेंडर तो क्या, हम मिलकर इस घर की किस्मत बदल देंगे। उस दिन के बाद से घर की हवा बदल गई। किरण ने कैटरिंग का काम जारी रखा और संदीप ने अपनी नौकरी में तरक्की के लिए मेहनत शुरू की। अब उस रसोई में कभी धुआं नहीं उठा और न ही कभी चूल्हा ठंडा पड़ता। मोहल्ले के लोग अब उन्हें गरीब नहीं बल्कि मेहनती परिवार के नाम से जानते थे।